नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक दिल्ली के अंदर हम लोगों ने उस दिन जिमखाना क्लब की बात की थी, पोलो क्लब की बात की थी और बात की थी हम लोगों ने रोशनारा क्लब की। इसके अलावा मद्रास में क्लब है, मद्रास क्लब, कोलकाता क्लब, मुंबई क्लब, इस तरह के बहुत सारे क्लब्स हैं जहां व्यापारी से लेकर और बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं या फिर जो अपनी दम पर चुनकर आए से मतलब है कि जो आईएएस हो गए, सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच गए, बड़ी लॉबिंग का हिस्सा हो गए, उस ग्रुप में शामिल हो गए, उनके बैठने का स्थान था। हम कुछ भी, आम आदमी कुछ भी सोचता रहे, लेकिन सच ये था कि डिसाइड वो करते थे, वो पॉलिसी बनाने वाले थे, वो पॉलिसी पर काम करने वाले थे, वो पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए, और हमारे सब पे 150 करोड़ लोगों पर लागू होता है। ये काम कोई आज से नहीं चल रहा था। अब आप सोचो मोदी जी के पीछे लोग क्यों ना पड़े, मोदी जी क्यों ना लोगों को ऐसा लगे कि इनको हटा देना चाहिए, क्यों ना लगे कि ये सारे संस्थान कब्जे में करते जा रहे हैं, क्यों ना लगे कि ये सारी चीजें इनके पक्ष में आ रही हैं, क्योंकि जेनजी उनके साथ खड़ा है। और भारत में लगातार प्रयास हो रहा है कि कैसे जेनजी कर दिया जाए, कैसे ये कहा जाए कि कोर्ट भी उनके कब्जे में है, कैसे कहा जाए कि चुनाव आयोग उनके कब्जे में है, कैसे बताया जाए कि सारी संस्थाएं, ईडी, सीबीआई सब उनके कब्जे में है और वो यूनिफाइड काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर हैं भी, वो उनके मन से चल रहे हैं या वो माहौल देश में बन गया है कि उनको सबको लगने लगा है कि नहीं नहीं ये रास्ता ही उचित रास्ता है और सब उनके रंग में रंग हैं, तो क्या बुराई है? मैं तो नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई भी है, लेकिन फिर भी वो जो एलीट क्लास अंग्रेजों ने जो खड़ा किया था वो समस्या खड़ी करेगा। आज मोदी सरकार ने दिल्ली, आधी दिल्ली के मालिक कहे जाने वाले परिवार के ऊपर भी प्रहार कर दिया है। आधी दिल्ली के मालिक कहे जाने वाले, आधी दिल्ली से मतलब नई दिल्ली के, खासतौर से नई दिल्ली के। आप सोचो कि नई दिल्ली के अंदर 3-4 बड़े स्थान है। एक खान मार्केट, लोग कहते हैं खान मार्केट गैंग, ये जो मीडिया का गैंग है वो खान मार्केट गैंग के नाम से भी जाना जाता है, तो लोग कहते हैं खान मार्केट। खान मार्केट के अतिरिक्त दूसरा गोल मार्केट, बंगाली मार्केट, और इस तरह के 2-3 स्थान ही नई दिल्ली में हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। बाकी मोस्टली दिल्ली के अंदर सारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं। कनॉट प्लेस ले लीजिए, कनॉट प्लेस के चारों ओर निकल रही सड़कें ले लीजिए, जैसे 12 खंबा रोड ले लेते हैं, हेली रोड ले लेते हैं, या फिर और इस तरह की रोडें हैं, मिंटो रोड ले लेते हैं, वहां पर भी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टियां हो सकती हैं। तो ऐसे करके ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां लोगों के पास हैं। अब इन प्रॉपर्टियों में सबसे बड़ा स्थान तो कनॉट प्लेस है। हम सब जानते ही हैं कि जिस समय भारत में राजधानी अंग्रेजों ने शिफ्ट की, वो कोलकाता से दिल्ली की तरफ आए, तो 1911 में यहां एक दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया था। दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पहले भारतीय सदस्य सर शोभा सिंह हुआ करते थे। सर शोभा सिंह के विषय में आप ऐसे ही जान सकते हैं कि सुजान सिंह पार्क हमने सबने सुना होगा। जो लोग भी खान मार्केट की तरफ गए होंगे उनको सुजान सिंह पार्क देखने को मिला होगा, एक एम्बेसडर होटल देखने को मिला होगा। और अगर कनॉट प्लेस के सर्किल में चले जाएंगे तो ए ब्लॉक के अंदर आपको सुजान सिंह ब्लॉक के नाम से भी वो जाना जाता था। हालांकि वो ए ब्लॉक है, लेकिन वो सुजान सिंह ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। आप जनपद पर चले जाइए तो जनपद का पहला बंगला ही वो सर शोभा सिंह एंड कंपनी एंड सन्स का है। आधी दिल्ली में शोभा सिंह एंड सन्स, रीगल सिनेमा चले जाइए, तमाम मतलब ऐसी प्रॉपर्टियां जो आपको देखने को मिल जाएंगी कि ये सर शोभा सिंह के परिवारों के पास है। सर शोभा सिंह के परिवार का मतलब खुशवंत सिंह जी, उनके बेटे हुआ करते थे। और सर शोभा सिंह के बारे में जानना जरूरी है। सर शोभा सिंह को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि का मतलब अंग्रेजों के सबसे खास व्यक्ति हुआ करते थे, और उनकी जो सबसे खास बात थी, जो सबसे ज्यादा भारत वालों को खटकती है, वो भगत सिंह की फांसी के गवाह थे। यानी कि भगत सिंह का जो मुकदमा चल रहा था उसमें सर शोभा सिंह ने अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी थी, और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा उनकी गवाही के आधार पर दी गई थी। सर शोभा सिंह पैदा तो आज के पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन उनके पिता जब दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई तो उनके पिता चूंकि ठेकेदारी किया करते थे, तो शोभा सिंह और परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। आके दिल्ली शिफ्ट होने के बाद वो अंग्रेजों के खास हो गए, और दिल्ली में मोस्टली जब लुटियन ने ये नई दिल्ली का निर्माण किया तो मोस्टली बिल्डिंगों में काम करने वाले व्यक्ति वो सर शोभा सिंह के आदमी हुआ करते थे।
सर शोभा सिंह बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने, बहुत सारी प्रॉपर्टियां उनको दान में दी गई, 2 रुपए की लीजें उनको की गई। आप सोचिए 99 साल की लीजों पर उनके पास सैकड़ों की तादाद में प्रॉपर्टियां हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यानी कि अगर ये मस्जिदों का चक्कर खत्म कर दिया जाए तो मतलब नई दिल्ली के अंदर मस्जिदें, आप हर रोड पर चले जाएंगे एक बड़ी मस्जिद मिल जाएगी, जबकि मुसलमान यहां नहीं है। अभी मुसलमान यहां आ गया, वो अलग बात है, क्लेम करता है, वो कब्जा कर लिया, लेकिन मुसलमान तो सारा पाकिस्तान चला गया था। लेकिन फिर भी वो बड़ी मस्जिदें, और इसी प्रकार से सर शोभा सिंह की प्रॉपर्टियां दिल्ली में आपको नई दिल्ली में मिल जाएंगी। नई दिल्ली में प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम से आधी नई दिल्ली सर शोभा सिंह के परिवार के पास है, क्योंकि अंग्रेजों के वो सिद्धस्त हुआ करते थे, बड़े खास हुआ करते थे। भगत सिंह को उन्होंने जेल करवाया था तो उनको नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, तब से उनको शोभा सिंह की जगह सर शोभा सिंह कहा जाने लगा था। सर शोभा सिंह को प्रॉपर्टियां दी गई थी तो उस समय तो भाई सरकार थी, सरकार मतलब अंग्रेज था, अंग्रेजों के वो सिद्धस्त थे, बड़े खास आदमी हुआ करते थे, तो वो प्रॉपर्टियां उनको दे दी गई थी। अब लीज में जो भी डॉक्यूमेंट लिखाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने जब दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया तो उन्होंने सबसे पहले प्रॉपर्टी अधिग्रहण की, दिल्ली को अधिग्रहण किया, गांव को छोड़ दिए, बाकी सब अधिग्रहण कर लिए। जब दिल्ली उन्होंने अधिग्रहण किया तो अधिग्रहण करने के बाद अब उन्होंने अलॉटमेंट शुरू किया, तो सरकारी बिल्डिंगें बननी शुरू हुई, अधिकारियों की बिल्डिंगें बननी शुरू हुई, कार्यालय बनने शुरू हुए, राष्ट्रपति भवन बना, प्रधानमंत्री कार्यालय बना, प्रधानमंत्री का हाउस बना, ये सब बनने शुरू हुए। सर शोभा सिंह को उसके ठेके मिल रहे थे, वो ठेके पर काम कर रहे थे, और इन बिल्डिंगों में ऐसा कहते हैं सभी बड़ी इमारतों में शोभा सिंह ने लेबर लगाई थी, यानी कि ठेकेदारी करके उन बिल्डिंगों को निर्माण किया था, जबकि लुटियन ने उसका डिजाइन तैयार किया था, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब ऐसा कहते क्या है, ऐसे इतिहास बताता है। सर शोभा सिंह को सुजान सिंह पार्क उन्होंने अपने पिता के नाम से, सुजान सिंह उनके पिता का नाम हुआ करता था, सुजान सिंह पार्क उन्होंने अपने पिता के नाम से बनाया। और उसके बगल में उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चूंकि वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस के हिसाब से दी गई थी, लेकिन वहां चूंकि शोभा सिंह तो नेहरू सरकार के भी बड़े खास हुआ करते थे। शोभा सिंह तो अभी 1978 में उनकी डेथ हुई। वो नेहरू सरकार के, चूंकि वो जो सरकार है, मेरा मानना है वो आजादी के बाद की सरकार नहीं थी, दैट वाज इन सक्सेशन ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट। वो भारतीय सरकार नहीं बनी थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। मैं मानता हूं, अगर डॉक्यूमेंट्स को देखता हूं तो मैं मानता हूं वो सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट था, केवल अंग्रेज चला गया था, सिस्टम वही था, केवल नेहरू कैबिनेट बिठा दी गई थी, बस इतना, इससे ज्यादा कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही हम चलते रहे, और भारतीय संविधान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही सबसे ज्यादा प्रभावी है। और इसके अतिरिक्त जो कानून पुराने चल रहे थे वही कानून कंटिन्यू किए गए। 14 अगस्त सन 1947 को जो सेक्रेटरी हुआ करता था भारत का चीफ सेक्रेटरी, वही 16 अगस्त को भी था। जो सेना प्रमुख 14 अगस्त को था वही 16 अगस्त को था। यानी कि पूरा सिस्टम वही था जो अंग्रेज परस्त लोग हुआ करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करा करते थे, वही सब थे। और अब नेहरू जी बैठ गए हैं तो नेहरू जी भी अंग्रेजों के लिए ही काम किया करते थे, और कांग्रेस तो बनाई ही अंग्रेजों ने थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो आपको लाला लाजपत राय के वक्तव्यों में मिल जाएगी कि कांग्रेस इज सेफ्टी वॉल्व ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट। अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस बैठी थी, इसीलिए उन्होंने होम रूल लीग बाद में बनाया था, और होम रूल लीग ने भारतवर्ष में प्रदर्शन किए थे, अपने विद्यालय बनाने शुरू किए थे, सब किया था। यानी कि कांग्रेस भी, और कांग्रेस में ज्यादातर जो उनके अध्यक्ष रहे वो अंग्रेज रहे। तो आप उनके विषय में ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जो है वो भारतीय संगठन था जो चला रहा था। कांग्रेस भले ही उसमें भाग लेने वाले लोग भारतीय हों, भारतीय मानसिकता से आते हों, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिनके हाथ में गया वो सब उनकी ही चाल पर चलने वाले थे। और ये जो क्लब्स बने, जैसे जिमखाना क्लब की मैंने बात की, जिमखाना क्लब की बात कर लो, रोशन आरा क्लब की बात कर लें, पोलो क्लब की बात कर लें, मुंबई क्लब की बात कर लें, या मद्रास क्लब की बात कर लें, कोलकाता क्लब की बात कर लें, इनमें यही लोग हुआ करते थे। और इन लोगों को अंग्रेजों ने पर्सनली, चूंकि उनके बाप की प्रॉपर्टी तो थी नहीं, उनको जो उनकी सेवा करता था, देश के लिए गद्दारी करता था, उनके फेवर करता था, उनको वो प्रॉपर्टियां अलॉट कर देते थे। तो ये प्रॉपर्टी तो उनको अलॉट कर दी गई। अब उनको अलॉट कर दी गई तो वो लीजें बना दी गई, और कोई भी कागज बना दिया, चले ये रहने के लिए, ये तुम्हारे नाम, ये तुम्हारे नाम, ये तुम्हारे नाम, क्योंकि वो ओनरशिप सारी सरकार की हुआ करती थी, तो लीज की जाती थी। यानी कि जमीन को अधिग्रहण करने के बाद दोबारा जब देना है अपने चमचों को, तो वो लीज की जाती थी।
अब वो लीजों का कोई 1920, क्योंकि ये मामला 1911 से शुरू होता है, तो 1912, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 46, 1946 तक लीजें की गई हैं इन लोगों को। और वो लीजों पर आजादी के बाद भी वो लीजें कंटिन्यू रही और वो बैठे रहे और वो लुटेन पर राज करते रहे। सरकार किसी की भी बैठी हो, मशीनरी उनके हाथ में ही रही और मशीनरी उनके हाथ में रहने की वजह से उन्होंने देश भर की पॉलिसी बनाई और हम समझ सकते हैं कि $1 1 रुपये के बराबर था, वो खसकता चला गया। हम इंपोर्ट पर जीते चले गए, मैन्युफैक्चरिंग हमने की नहीं और इंपोर्ट पर जीते चले गए। और भारत में जो फैक्ट्रियां भी हमने लगाई, चाहे भेल की, सेल की बात करें, वो भी विदेशी पैसे से ही लगाई। बाद में हमने निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कर दिया होगा, वो बात अलग है। बैंकें भी हमने विदेशी ही भारत में खोल कर रखी और जो बड़े व्यापारी थे, जो कंपनियां थीं, जो फैक्ट्रियां थीं, वो अंग्रेजों की ही ओनरशिप में हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों के ओनरशिप में लंबे समय तक ये चला। आप एल्गिन मिल कानपुर की ले लीजिए या BIC, BTC, क्या तमाम तरह की मिलें देश भर में हैं, वो मोस्टली अंग्रेजों की शेयर होल्डिंग उनकी होती थी। यानी कि हम आजाद हुए, यूएनओ की कृपा से हमको स्वतंत्रता मिली। यूएनओ ने प्रस्ताव पास करके रखा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि सारे विश्व को स्वतंत्र करना है। उस स्वतंत्रता के अधिवेशन में भारत भी स्वतंत्र होने वाला वो देश था। ये कांग्रेस की देन स्वतंत्रता नहीं। जो लोग मर रहे थे, भगत सिंह जैसे लोग, उनको तो ये लोग मार रहे थे, उनको तो शोभा सिंह गवाही देकर फांसी पर चढ़वा रहे थे। लेकिन आजाद तो मॉरिशस भी हुआ, आजाद तो मालदीव भी हुआ, आजाद तो छोटे छोटे टापू हुए जो अंग्रेजों की तरफ देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो यूएन की पॉलिसी थी। लेकिन आजादी के बाद हमको आजादी जरूर मिल गई और कानून ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप अगर आजाद हो गए हैं तो आप फ्रेश आजाद हुए हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्टों से आवश्यक नहीं कि आप बंधे हुए हों। आपकी जो देनदारियां हैं उनसे आप मुक्त होते हैं, आपकी जो लेनदारियां हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। अब ऐसी परिस्थिति में भारत में सरकार बदल गई, लेकिन हमने ना कानून बदले, हमने ना सिस्टम बदले, हमने ना सिस्टम में बैठे हुए लोगों को बदला। हम वैसे ही चलते रहे और ना ही हमने सिस्टम को सही से चलाने के लिए बिठाया। वो जो सिस्टम अंग्रेजों ने अपने लिए लूट का बनाया था, वही सिस्टम आज भी चल रहा है। लूट का सिस्टम आज भी चल रहा है और हम उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। वही सेक्रेटरी, वही स्टाइल, वही रॉब, वही खाना बदोशी, वही उसी तरह का करप्शन, सब कुछ वैसा ही है। अब मोदी जी बैठे तो वो उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रेकें कहां से लग रही हैं? आखिर ट्रेन जा रही है तो चेन पुलिंग हो कहां से रही है? ट्रेन तो जो चलाने वाला है वो पूरी ताकत से उसमें कोयला भी डाल रहा है, पूरा एक्सीलेटर भी खींच रहा है, या जो ईंधन उसको डालना चाहिए वो पूरा ईंधन डाल रहा है, पूरा एफर्ट कर रहा है। फिर भी चेन पुलिंग हो कहां से रही है जो गाड़ी रोक जाती है? इस पर जब ध्यान दिया गया तो पता लगा कि इस तरह के तमाम क्लब हैं जो सिस्टम चलाते हैं। अब सरकार के अंदर 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं, 80 उनके पास मंत्री हैं और उनमें भी 2-4 मंत्री ऐसे हैं जो सिस्टम को जानते हैं। बाकी मोस्टली मंत्री तो सिस्टम उनको चलाता है, उनका जो मुख्य सचिव है वो उनको बताता है। इतनी तमीज नहीं है उनके पास कि वो सिस्टम को समझ सकें। और राज्य सरकारों का भी यही हाल है। मोस्टली देश भर में बड़े बड़े अच्छे तोप खाना जो मुख्यमंत्री हैं, किसी की भी पार्टी के हों, वो भी मुख्य सचिव से ही चलते हैं। उनके राज्यों में आप ये भी देख लेंगे कि उनके राज्यों में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में गुंडे भले ही हट गए हों, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लोग बैठ गए हैं, वो अब वसूली करने की वसूली तो चल रही 200 साल से। कौन उसका माल रखेगा ये अलग बात है, लेकिन करप्शन तो जनरेट कर रहा है, पैसा भी जनरेट कर रहा है, पैसा आ भी रहा है। तो यहां तो बड़ी समस्या यह है कि करप्शन कैसे खत्म किया जाए। तो ये चैन पुलिंग करने वाले लोग कौन है जो पकड़ में नहीं आते? तब इन क्लबों को चिन्हित किया गया, इनको हटाया गया। भारत सरकार ने नोटिस किया एम्बेसडर होटल को। एम्बेसडर होटल मतलब सर शोभा सिंह एंड सन्स। और एम्बेसडर होटल को जब किया गया तो वो नोटिस इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बाद LDO बन गई। आप सोचो कि NDMC जब बनी तो NDMC के चेयरमैन भी लंबे समय तक शोभा सिंह रहे, क्योंकि
क्योंकि वो भाई आधी एनडीएमसी के क्षेत्र में, मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आधी दिल्ली के मालिक थे वो। या तो सरकार थी, या शोभा सिंह थे, या मस्जिदें थी, तीसरा चौथा कुछ नहीं था। गुरुद्वारे भी नहीं बनवाए, ऐसा नहीं शोभा सिंह ने गुरुद्वारे बनवाए। गुरुद्वारे बनवाए तो अपना निजी गुरुद्वारा बनवाया, अपने घर में बनवाया गुरुद्वारा, निजी गुरुद्वारा, भाई निजी वो पढ़ेंगे। तो शोभा सिंह के एम्बेसडर होटल को नोटिस गया कि भाई ये लीज जो है, एलडीओ ने कहा ये लीज जो है वो तो हाउस के लिए, घर के लिए बनी हुई थी, आपको ये जमीन सन 1943 में घर बनाने के लिए दी गई थी, आपने तो इस पे होटल बना दिया, आप तो इससे कमाई कर रहे हैं, इसको छोड़िए। जब नोटिस गया उसको मतलब खाली करने के लिए कि भाई इसको छोड़िए, आपकी कैंसिल की जाती, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो निचली अदालत चले गए। अच्छा, मजे की बात है, निचली अदालत ने जैसे केजरीवाल का डिसीजन निचली अदालत ने कर दिया, वैसे निचली अदालत ने शोभा सिंह एंड कंपनी के पक्ष में ऑर्डर भी कर दिया। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, सरकार लड़ी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा नहीं, आपने लीज की कंडीशंस का उल्लंघन किया है, इसलिए लीज आपकी खाली होनी चाहिए। उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट आए। अब हाई कोर्ट वो गए, इधर केंद्र सरकार ने, एलडीओ ने इविक्शन नोटिस दे दिया, भाई आप इतने दिन में खाली करिए इसको, क्योंकि आप कोर्ट केस भी हो चुका है। पहले उन्होंने खाली करने का नोटिस दिया था, वो कोर्ट में चैलेंज कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अभी हाई कोर्ट वो लोग चले गए हैं इविक्शन ऑर्डर के खिलाफ। इविक्शन ऑर्डर दे दिया सरकार ने कि भाई इसको खाली करिए, ये सरकार के कब्जे में आना चाहिए, अपने लीजों का उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर ये है कि टारगेट होना चाहिए कि जो अंग्रेज परस्त परिवार उस समय हुआ करते थे, आम जनता जलियांवाले बाग में कट रही थी, आम जनता चौरी चौरा की घटनाओं के समय पर मर रही थी, और ये गवाहियां दे रहे थे। और उनके परिवार आज भी, नेहरू परिवार से लेकर ये सारे परिवार आज भी हिंदुस्तान पर कब्जा किए हुए हैं, आज भी हिंदुस्तान अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने आधी दिल्ली के मालिक को टारगेट किया। प्रॉपर्टियां 99 ईयर्स की लीज की हैं, कोई 1920-21 की है, 1920-21 की कनॉट प्लेस की जो प्रॉपर्टियां हैं वो सब खाली होनी चाहिए। अब तो उनके 105 साल हो गए, उनकी लीजें सब खत्म हो गई। केंद्र सरकार का, आज की केंद्र सरकार की खास बात है कि वो उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। ये पैसा देना चाहते हैं कि इनको रिन्यू करके मेरे नाम कर दिया जाए, फ्री होल्ड कर दिया जाए, सरकार रिन्यू करने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार हट जाए ऐसा प्रयास है, सरकार बदनाम हो जाए ऐसा प्रयास है, सरकार ने सब कब्जे में कर लिया ऐसा प्रयास है, सरकार चुनाव सही नहीं करवा रही ऐसा प्रयास है। जनता उनके साथ है, क्योंकि ये 99% जनता ये बातों से त्रस्त है। यही तोड़ने के लिए, तिलिस्म तोड़ने के लिए तो आजादी मिली थी हमको, यही सब सिस्टम तोड़ने के लिए हम आजाद हुए थे। लेकिन अफसोस की बात थी कि 70 वर्षों तक, 65 वर्षों तक हम उस पर काम ही नहीं कर पाए। आज मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो इन विषयों पर काम कर रही है। तो सर शोभा सिंह एंड कंपनी एंड सन्स आधी दिल्ली की मालिक है, उनकी 99 साल की लीजें या तो बहुत सारी समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त हो रही हैं, और 1945 तक सारी हो जाएंगी, 1945 तक सारी एक्सपायर हो जाएंगी। केंद्र सरकार सबको कब्जा कर सकती है, चाहे उस पर होटल बना हो, चाहे उस पर पार्क बना हो, चाहे उस पर कुछ और बना हो, चाहे इस तरह की प्रॉपर्टियों पर आप सोचो, रीगल सिनेमा, कनॉट प्लेस आधा, सर्किल आधा उनके नाम, उस पर किराए वसूल रहे हैं, बढ़िया सरकार की संपत्तियां हैं। और अंग्रेजों ने तो इसलिए दान किया था क्योंकि वो अंग्रेजों की तरह ही सोचते थे, अंग्रेजों की चापलूसी करा करते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि मोदी जी के पीछे क्यों नहीं पड़ेंगे, निश्चित तौर से पड़ेंगे, मोदी जी को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तिलिस्म जो तोड़ रहे हैं 200 साल का, ये जो प्रॉपर्टियां खाली करने की बात कर रहे हैं, जो 200 साल से 100 साल से जो लोग सिस्टम चला रहे हैं, उस सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि रोएंगे, गाएंगे और सब मिलकर कोशिश करेंगे जेंजी हो जाए और मोदी जी किसी तरह से हट जाएं, और कोई भाजपा किसी तरह से हट जाए, और कोई कांग्रेस या कोई भी बैठ जाए, तो कम से कम सांस लेने का अवसर तो मिले। आपका क्या विचार है, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।